हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। वैसे तो सैटरडे को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वीडियो बनाना पड़ेगा, बट आज जो है स्टॉक मार्केट खुला है बिकॉज मंडे को जो है मार्केट बंद किया है। तो आज कंप्लीट डे जो है नॉर्मल ट्रेडिंग डे रहेगा, 3:30 तक मार्केट खुला रहेगा। तो इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था कि आज की स्टॉक की न्यूज़ जो है आप तक हम लेके आएँ। मंडे को मार्केट बंद क्यों है? क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। तो इसीलिए आप सबको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे मंडे को डेफिनेटली हम श्योर अब सब जो है हम लोग टीवी के आगे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से। तो यूएस मार्केट्स काफ़ी अच्छे रहे ओवरऑल। ऑल टाइम हाई पे S&P 500 ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। तो रीजंस क्या रहे हैं ओवरऑल? थोड़ा सा नहीं पहले गिरा था, बट अभी आज जो है 1.1% के आसपास, अगर हम कल रात को देखें तो 1.2% के आसपास बढ़ा। तो रीज़न कुछ एज सच तो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक ओवरऑल टेक स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े पॉजिटिवली बंद हुए। अगर हम नेगेटिव चीज़ें देखें तो कुछ नेगेटिव चीज़ें अभी भी हैं। आज तो ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है कंसिस्टेंटली। अगर हम ट्रेजरी यील्ड की बात करें यूएस की, तो वो ऑलमोस्ट 4.15 तक पहुंच गई है, जो कि 3.9 समथिंग तक पहुंच गई थी बीच में, 4.15 तक। इसका मतलब ये है कि मार्केट्स अब थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च में इंटरेस्ट रेट्स कट्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो शायद नहीं होगी। ठीक है, और इसीलिए थोड़ा सा बीच में मार्केट डाउन भी रहा, अगर हमने देखा होगा। बट अगेन बिकॉज ऑफ सम रिजल्ट्स जो है थोड़े अच्छे आ रहे हैं टेक के, और ओवरऑल देयर इज सम ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट एज वेल। ठीक है, फ्रॉम द क्रूड ऑयल एंड एवरीथिंग, क्रूड ऑयल के प्राइसेस वगैरह सब चीज़ों की वजह से, एंड इसकी वजह से जो है पॉजिटिव थोड़ा सा मार्केट रहा। जैसे मैंने बोला, ऑयल प्राइजेज जो है थोड़े फ्लैट रहे, क्योंकि वो अभी भी एक तो सप्लाई साइड इश्यूज मतलब सप्लाई साइड कम किया है, लेकिन डिमांड साइड भी इश्यूज हैं, क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन टाइप चल ही रहा है, राइट। एंड ऊपर से मिडल ईस्ट में जो टेंशन है वो तो दोनों की एक टग ऑफ वॉर टाइप चल रही है, एंड इसकी वजह से जो है होल्ड अप रहा है एक 78, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें ब्रेंट क्रूड की, तो 78 के आसपास चल रहा है, विच इज़ अ डिसेंट। मतलब अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करें तो एनीथिंग अराउंड 80 एक इंडिया के लिए एक अच्छा नंबर है ब्रेंट क्रूड का। जो भी जैसे जैसे बढ़ता है वो 90 प्लस या 100 प्लस बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमारे इन्फ्लेशन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। बट एनीथिंग अराउंड 80 आई थिंक इज कंफर्टेबल फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव एज वेल। कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करें तो सेबी के कुछ चीज़ें थी आज जो डिस्कस करनी है। एक तो जो AIF से रिलेटेड दिसंबर में एक नोटिफिकेशन आया था, राइट, और उसका अगर हमने HDFC बैंक का आपने रिजल्ट एनालिसिस किया होगा तो उसमें भी उसका इम्पैक्ट दिखा था, राइट। काफ़ी सारे प्रोविजंस जो हैं HDFC बैंक ने AIF के उस नोटिफिकेशन की वजह से लिए थे, क्योंकि उसमें ऐसा था कि भाई बैंक जो है AIF में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिसमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो, राइट, या फिर ऐसे लोन्स में इन्वेस्ट किया हो जो उन्होंने बैंक से लिए हैं। मतलब इस तरह का उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन था। अब और उन्होंने ये बोला कि भाई या तो 30 दिन में ये बंद कर दो या फिर वो पूरा का पूरा प्रोविज़न कर दो। तो इसलिए HDFC बैंक और काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स ने भी उसका प्रोविज़न अच्छा खासा हुआ था। अभी जो है सेबी ने कुछ 30,000 करोड़ रुपीज़ का इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली फिगर आउट करे हैं सेबी ने। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये ऑफकोर्स एवरीथिंग इज कैनॉट बी, मतलब एक मिसट्रस्ट के हिसाब से नहीं देखे जा सकते। देयर आर डेफिनेटली सम, मतलब जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं बाय बैंक्स एंड द AIFs, और हम AIF इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो उसकी वजह से कुछ उन्होंने सेवरल कुछ मेजर्स जो हैं, और उसकी वजह से एक पेपर जो है उन्होंने आज जो है वो कल शाम को बेसिकली वो लॉन्च किया। ठीक है, और उसमें होपफुली अभी थोड़े से उन्होंने चीज़ें की हैं, एंड अगर हम और स्टडी करेंगे इसको समझेंगे, एंड इट कैन बी मे बी लिटिल पॉजिटिव अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए करें तो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सेबी चेयरमैन ने और बोली। उन्होंने कहा कि सेबी जो है इन्फ्लेशन इन IPO सब्सक्रिप्शन चल रहा है। मतलब दे हैव आइडेंटिफाइड फ्यू मर्चेंट बैंकर्स। ठीक है, जो IPO आता है ना, तो हमें सब्सक्रिप्शन आता है ना, कितने 52 टाइम सब्सक्रिप्शन, 32 टाइम सब्सक्रिप्शन, 200 टाइम सब्सक्रिप्शन, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने कुछ ऐसे देखे हैं कि ये जो सब्सक्रिप्शन का नंबर है ये इन्फ्लेटेड है।
ठीक है, और उन्होंने 3 ऐसे केसेस जो हैं स्पॉट किए हैं, और उन्होंने कहा कि कुछ मर्चेंट बैंकर्स वो ऐसा काम करते हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसी मतलब इस तरह से प्लान होता है, इस तरह से एप्लीकेशंस दी जाती हैं कि वो रिजेक्ट ही हो, पैन नंबर गलत दिया जाता है या कुछ इस तरह से। उन्होंने कहा कि देयर आर वेज इन विच कुछ कुछ सिस्टम्स में कुछ कमियां हैं जो ये फिगर आउट कर लेते हैं ऐसे सिस्टम्स में, और सब्सक्रिप्शंस बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से एक और मतलब और इतना सब्सक्राइब हो रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, मतलब वो थोड़ा एक वो रहता है ना, बिकॉज लिस्टिंग गेन्स के लिए बहुत सारे लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं आईपीओज में, और वो उसका एक रीज़न जो है वो हाई सब्सक्रिप्शन है। तो ये चीज़ भी आपको समझना, आईपीओज में भी ये सब चल रहा है, एंड अब होपफुली जो है ये चीज़ें हमें बाहर आनी चाहिए। सेबी की ऑलरेडी चेयरमैन ने ये बोला है कि 3 केसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेबी का और एक और इंटरेस्टिंग मेरे को बहुत चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने कहा है कि हमने प्रोएक्टिवली म्यूचुअल फंड हाउसेज को कहा है कि भाई स्ट्रेस टेस्टिंग करो अपने फंड इक्विटी स्कीम्स की। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या मतलब है? तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि भाई देखो 2023 में कैलेंडर ईयर में 41,000 करोड़ रुपीस स्मॉल कैप फंड्स में आए हैं। टोटल इक्विटी में 41,000 करोड़, मतलब 25% पैसा जो टोटल इक्विटी में आया सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स में आया 41,000 करोड़। मिड कैप में ऑलमोस्ट 23,000 करोड़, सेक्टर थीमेटिक फंड्स में ऑलमोस्ट 30,000 करोड़। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अब जो स्मॉल कैप फंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी इश्यूज रहते हैं उसमें, राइट, वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। एकदम से बड़ा रिडेम्पशन आया तो मतलब यू मे नॉट बी एबल टू सेल एंड यू मे नॉट एबल टू फाइंड दैट लिक्विडिटी, और आप जो पैसा नहीं दे पाओगे। तो इसका स्ट्रेस टेस्ट किया है क्या कि ऐसा कुछ हुआ, कोई बड़ा लार्ज रिडेम्पशन प्रेशर आया, मार्केट एकदम से गिरा, कुछ भी एक गलत न्यूज़ आई और एकदम से बड़ा रिडेम्पशन प्रेशर आया, तो लिक्विडिटी है क्या, उसकी स्ट्रेस टेस्ट की है क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला है, मतलब जो अगेन चेयरमैन ने बोला कि वी हैव टोल्ड द म्यूचुअल फंड हाउसेज, दे हैव गिवन सम डेटा, वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट डेटा एंड वी वांट देम टू वर्क ऑन इट अगेन। तो इंटरेस्टिंग है। तो ये देखो अच्छा रेगुलेटर जो है वो चीज़ें थोड़ी सी प्रोएक्टिवली फिगर आउट कर लेता है कि यार ये चीज़ें हो रही है, कि इतना ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में आ रहा है विच इज़ नॉट वेरी लिक्विड, राइट, उसमें इतना वॉल्यूम नहीं होता है, और थोड़े बहुत भी प्राइस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई होती है, राइट, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी शक्तिकांता दास की जी की दावोस में एक इंटरव्यू चल रहा था, तो आई वॉज लुकिंग एट इट, तो उन्होंने तो यही बोला है कि भाई आरबीआई इंडिया का आरबीआई इज़ नॉट डिस्कसिंग रेट कट्स येट, तो जो कि यूएस में तो डिस्कस हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम तो हमारे इट्स नॉट ऑन द टेबल, ऑन आवर डिस्कशन तो है ही नहीं। तो ये चीज़ें समझने की हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में भी कट होंगे, तो बट एटलीस्ट दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। बाकी जो मार्केट है, कल आपने देखा फिर से रेलवे स्टॉक्स बहुत बड़े, थोड़ा सा एक बबल जैसा दिख रहा है, बट अगेन वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट एनीथिंग, क्योंकि लगता कुछ और है, होता कुछ और है। कभी कभी स्टॉक मार्केट में कुछ भी शॉर्ट टर्म में बोलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो डेफिनेटली देर इज़ मतलब लॉट ऑफ गवर्नमेंट फोकस, लॉट ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन रेलवे स्टॉक्स, तो उसमें कुछ डाउट नहीं है। बट यही है कि जिस तरह का उसमें रैली हुआ है दैट इज़ फिजिबल एंड दैट इज़ राइट और रॉन्ग, तो दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट अगेन कल इस टाइप का न्यूज़ आया कि बजट में एक बड़ा पैकेज जो है रेलवे के लिए शायद अनाउंस होगा, जबकि ये इंटरिम बजट है, वी डोंट नो क्या रहेगा, राइट। एंड उसकी वजह से थोड़े से वो कल जो है काफ़ी सारे रेलवे स्टॉक्स ज़बरदस्त रैली हुई है। अगर हम लास्ट 3-4 दिन में देखें, राइट, तो 3 दिन में अगर हम बात करें 17, 18, 19 की, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ रुपीस इंडियन मार्केट से निकाल लिया है। 24,000 करोड़ रुपीस मतलब $3 बिलियन ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसी का जो उल्टा अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बोले जाते हैं, राइट, उन्होंने ऑलमोस्ट 12,500-13 हज़ार करोड़ डाला है। तो 24,000 करोड़ बाहर निकला, 13,000 करोड़ डाला भी है, ठीक है। तो लिक्विडिटी मतलब काफ़ी सारे कल हम लाइव सेशन कर रहे थे, तो उसमें भी यही था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हम डिपेंडेंट हैं क्या, तो वो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑल्सो हैव लॉट ऑफ लिक्विडिटी। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एक डाउनफॉल होता है वो सेव हो जाता है। तो 13,000 करोड़ उन्होंने खरीदा, उन्होंने 24,000 करोड़ का बेचा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें स्टॉक मार्केट में समझनी है ओवरऑल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की। काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली बात करेंगे। और सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी का रिजल्ट आया और वो है रिलायंस।
तो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं बाकी कंपनीज के बारे में भी बात करता हूँ। तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो प्रॉफिट जो ग्रोथ हुआ वो 9.3% ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड लेवल पे, ठीक है। 17,265 करोड़ रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट $2 बिलियन का प्रॉफिट जो है कंपनी ने दिया है। एंड रेवेन्यू जो है वो 3.6% से ही ग्रो हुआ ओवरऑल ईयर ऑन ईयर। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, राइट, तो 0.7% का एक्चुअली डिक्लाइन था प्रॉफिट में, एंड टॉप लाइन में 3% का डिक्लाइन था। उसका मेजर रीजन जो है उनका जो ऑयल बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल जो बोलते हैं, O2C, वही रीजन था। उसमें थोड़ी सी स्लोनेस थी, जबकि और वो काफ़ी बड़ा बिजनेस है। अभी भी रेवेन्यू परसेंटेज में 62% वही है अभी भी, इवन दो जियो और ये इतनी बड़ी, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग कंपनी है, तो जियो और रिटेल बड़े हो रहे हैं, बट स्टिल O2C इज ऑलमोस्ट 62%, तो ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट है। तो अगर हम उसमें देखें, राइट, तो उसका जो है एक्चुअली रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ ईयर ऑन ईयर 2.4% से, ठीक है। एंड तो उनमें बेसिकली प्राइस रियलाइजेशन और ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस का थोड़ा कम हुआ है लास्ट ईयर से, तो उसका इम्पैक्ट है। दे आर ए क्रूड ऑयल कंपनी, अल्टीमेटली दे व्हाट दे डू, राइट, रिफाइनिंग वगैरह करते हैं, उसको पेट्रोकेमिकल्स वगैरह उसके थ्रू बनाते हैं कुछ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी का इम्पैक्ट है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो उनके एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट होता है और सारी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बिजनेस जो है विट वाज डिडंट डू वेरी वेल इन दिस क्वार्टर, एंड दैट वाज इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कंसोलिडेटेड। लेकिन जबकि हम जियो का नंबर देखें तो वो काफ़ी अच्छा है, 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई जियो में, प्रॉफिट 6% से बढ़ा। ARPU जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैट रहा, कुछ 181.7 रखा उन्होंने, और एक साल पहले भी 178.2 था, तो बहुत ज़्यादा ARPU उन्होंने नहीं बढ़ाया है अभी तक तो, जबकि एयरटेल थोड़ा बढ़ा रहा है, बट दे आर नॉट इंक्रीजिंग दैट मच, ठीक है। तो बिना आरपीओ इंक्रीज करे भी, मतलब वो नंबर ऑब्वियसली आरपीओ पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, तो आरपीओ जैसे इंक्रीज होगा, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आरपीओ क्या होता है अगर सोच रहे हैं तो, ठीक है। रिलायंस रिटेल का जो रिजल्ट आया उसमें अच्छा ग्रोथ आया, 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। 83,000 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, ठीक है, और मतलब हाईएस्ट एवर क्वार्टर था रेवेन्यू टर्म्स में। एंड एबिटा जो है वो 31% से ग्रो हुआ। 252 नए स्टोर्स खोले और टोटल अब उनके पास कितने स्टोर्स हो गए रिलायंस रिटेल के पास, 18,774 स्टोर्स, टोटल स्टोर काउंट रिलायंस रिटेल के पास है, ठीक है। और ओवरऑल उन्होंने कहा कि ग्रोसरी, फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ग्रो अच्छा रिलायंस रिटेल, तो ऑब्वियसली रिलायंस रिटेल का रिजल्ट बेस्ट था। नंबर 2 जियो एंड फर्स्ट तो O2C ही था, तो दिस वॉज रिलायंस का रिजल्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिजल्ट जो आया, पेटीएम का रिजल्ट आया। पेटीएम का रिजल्ट काफ़ी, मतलब रेवेन्यू टॉप लाइन पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है, 38% का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, ठीक है। और जो है लॉसेस भी अब थोड़े से कंट्रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं। 221 करोड़ के जो है लॉसेस, 222 करोड़ मान लेते हैं कि लॉसेस बुक किए हैं इस क्वार्टर में। और ये जो है अगर हम लास्ट ईयर से बात करें तो 392 करोड़ का था, अभी 222 हो गया, तो कम हुए हैं। और अगर हम सीक्वेंशली बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 292 करोड़ का था, वो 222 करोड़ हो गया, तो सीक्वेंशली भी लॉसेस जो है वो कम हो रहे हैं। होपफुली जैसा बात हुई है कि शायद थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, मतलब कैलेंडर के हिसाब से इस फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होपफुली कंपनी शुड बिकम प्रॉफिटेबल, दैट्स द एक्सपेक्टेशन ऑन पैट लेवल, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ था, जो RBI का अगेन सर्कुलर था ऑन पोस्ट पेड लोन्स जो उन्होंने बंद किए थे 50,000 रुपीज़ कम करके, राइट, 50,000 रुपीज़ से कम के पोस्ट पेड लोन्स बंद कर दिए थे और इसने पेटीएम ने। उसका इम्पैक्ट अभी ऑब्वियसली वो दिसंबर का ही था, तो 3 महीने में सिर्फ एक ही महीने उन्होंने बंद किए, राइट, तो उसका इम्पैक्ट तो दिखा, मतलब ऑब्वियसली, बट नथिंग ऐसा ओवरऑल अगर हम देखें, राइट, तो इट वाज नथिंग वेरी वेरी सब्सटैंशियल, ठीक है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो उनका रेवेन्यू है तो उसमें एक्चुअली 6.3% का ग्रो ही हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, और ईयर ऑन ईयर 36% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल एज आई सेड कि नथिंग सिग्निफिकेंट ऐसा नहीं दिखा है, बट अगर हाँ हम पोस्ट पेड लोन्स की स्पेसिफिकली बात करें तो 17% का क्यू ऑन क्यू डी ग्रो हुआ है। एंड वी विल गेट टू नो, एज आई सेड इज जस्ट 1 मंथ, तो हमें इस क्वार्टर में ही नेक्स्ट क्वार्टर में बेसिकली ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि इम्पैक्ट उसका कितना रहा, ठीक है। तो 52,000 रुपीज़ से जो लोन बंद किए आफ्टर द RBI सर्कुलर 125% का, कि अगर आप 50 रुपये का लोन देंगे तो आपको
उसका कैपिटल जो है, जो उसको मैनेज करना है, वो 125% रखना है। तो इस तरह का उसमें एक सर्कुलर था। आई थिंक परिमल ऑल्सो ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, एक वीडियो भी बनाया हुआ उसके ऊपर हमने। तो इसलिए ओवरऑल टॉप लाइन वॉज वेरी वेरी गुड एज आई सेड, ठीक है ना। ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी रही, 38% का रेवेन्यू जो है ओवरऑल रहा, और वो मेजरली हायर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू और ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो है वो भी उनकी इंक्रीज हुई है। तो मतलब मेरे को लगता है कि होपफुली मार्केट शुड बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक्सपेक्टेशन का कुछ पता नहीं है। अल्ट्राटेक का भी रिजल्ट आया। अल्ट्राटेक ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड था कि अच्छा आएगा प्रॉफिट्स काफ़ी, बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हुए एंड उसका इम्पैक्ट जो है वो उनके डायरेक्टली बॉटम लाइन पे हुआ। 67% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हुई, बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड भी उनकी काफ़ी अच्छी रही। रेवेन्यू जो है 7% का ही अप रहा, और वॉल्यूम अगर हम बात करें तो 5% का ही वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि बढ़ना चाहिए वॉल्यूम और भी ज़्यादा। दे हैव एक्वायर्ड इन नवंबर बीके बिरला, न्यूज़ कवर भी हुई थी बीके बिरला कसोरम इंडस्ट्रीज इन ऑल स्टॉक डील, ठीक है। उसकी वजह से उनका 10.75 मिलियन टन्स पर एनम कैपेसिटी जो है वो ऐड हो गया है। अब टोटल कैपेसिटी 138.39 मिलियन। तो ऑब्वियसली दे आर द बिगेस्ट। 554 मिलियन टन्स की कैपेसिटी है इंडिया की सीमेंट की, उसमें से 138 दे आर एंड दे आर मच मच बिगर, मच अहेड ऑफ एनीवन अराउंड, ठीक है। तो इस तरह का अल्ट्राटेक का रिजल्ट आया। थर्ड रिजल्ट जो आया, फोर्थ रिजल्ट अगर बात करें तो आया है हिंदुस्तान लीवर का। वो थोड़ा सा नॉट वेरी गुड, राइट। तो ओवरऑल आई थिंक एफएमसीजी इज नॉट डूइंग वेरी वेल। और तो 1.4% से ही सिर्फ अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ करें वन ईयर ऑन ईयर, तो सिर्फ 1.4% से ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू जो है वो 0.3% डाउन था, वॉल्यूम ओनली 2% से बढ़ा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू देखें, राइट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, तो वो डाउन थे 5.5% से, नेट प्रॉफिट डाउन एंड रेवेन्यू भी 0.5% से डाउन था। जबकि आपको सबसे अच्छी ज़बरदस्त बात पता है क्या है, कि ये दिवाली जो है इस क्वार्टर में थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इवन विद दिवाली इन नवंबर, राइट, तो अक्टूबर नवंबर दिवाली, अक्टूबर में दशहरा था, नवंबर में दिवाली थी, स्टिल क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ किया है। और उन्होंने जो रीज़न दिया है वो रूरल के ऊपर ही दिया है कि रूरल का इन्फ्लेशन इज इम्पैक्टिंग देम, रूरल की डिमांड इज नॉट कमिंग बैक। मेजर रीज़न इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, मॉनसून इतना अच्छा नहीं रहा उसका भी इम्पैक्ट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इम्पैक्ट ओवरऑल रही एंड दैट्स व्हाट दे सेड कि भाई हमारा ये सारी चीज़ें, मतलब हमारे, और डिलेड विंटर भी उन्होंने कहा कि हमारे विंटर प्रोडक्ट्स भी नहीं बिके, जो उनके कॉस्मेटिक विंटर प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज ऑफ विंटर थोड़ी डिले हुई। बट अगेन आई थिंक दिवाली का इम्पैक्ट आई डोंट नो कि क्यों पॉजिटिव नहीं रहा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ईयर ऑन ईयर ठीक है चलो, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ये चीज़ें रही हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़, मतलब इवन पेटीएम में भी हमें ये समझना है कि पेटीएम में भी जो ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, वो दिवाली का इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर जो थी दिवाली अक्टूबर में थी, ठीक है, FY23 में, राइट। तो अक्टूबर में थी दिवाली, तो उसका काफ़ी सारा जो कुछ इम्पैक्ट जो था वो सेकंड क्वार्टर में भी था, नॉट एंटायर। तो अभी इस बार थर्ड क्वार्टर में इम्पैक्ट ज़्यादा था, दैट्स व्हाट दे सेड। ये भी समझना है हमें कि थोड़ा सा उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ईयर ऑन ईयर नंबर्स में रहा, बट ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सन फार्मा जो है, उन्होंने, ये पहले भी शायद बात हुई थी वैसे, टैरो जो कंपनी है इजरायली फर्म, जिसमें उनका ऑलमोस्ट 75% के आसपास, 78% स्टेक है। अब नाउ दे आर बाइंग दैट रेस्ट 21% एज वेल। दिस कंपनी इज लिस्टेड ऑन NASDAQ, आई थिंक US स्टॉक एक्सचेंज, एंड सो ये कंप्लीटली आई थिंक डीलिस्ट कर देंगे उसको, एंड दे विल बी एंटायरली मेकिंग इट अ प्राइवेट कंपनी। तो ये एक बहुत मतलब बड़ी कंपनी है विच दे एक्वायर्ड, मतलब इसका एक्विजिशन एक्चुअली 2007 में स्टार्ट हुआ था, और $454 मिलियन डील थी। फिर 2008 में टैरो ने कहा कि नहीं हमें नहीं करनी है, फिर इन्होंने केस किया, जीत गए, 48.7% का स्टेक लिया, राइट। फिर 2012 में इन्होंने और फिर इंक्रीज करते रहे उसको, ठीक है। फिर करते 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 इन्होंने इसको 78% पे ले गए, और अब जो है रेस्ट जो बचा हुआ है वो भी खरीदना चाहते हैं। इट्स अ मेजरली अब डर्मा कंपनी बेसिकली, और US और कनाडा में अच्छा प्रेजेंस है, ठीक है। और अगर हम देखें, राइट, तो 4,600 FY23 में इनका 4,600 करोड़ INR,
का इनका रेवेन्यू था, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है ओवरऑल। टाटा कंज्यूमर का वी नो कि दे हैव एक्वायर्ड दिस कैपिटल फूड्स एंड ऑर्गेनिक इंडिया, तो उसके लिए आई थिंक बोर्ड मीटिंग थी कल और उसमें अप्रूवल मिल गया है 3,500 करोड़ का डेट लेने का विया कमर्शियल पेपर। 3 रिजल्ट्स जो हैं आज वी विल डेफिनेटली फोकस, ICICI बैंक, कोटक बैंक एंड IDFC। तो इसके बाद बैंकिंग, SDFC बैंक का तो आ ही चुका है, राइट। तो बैंकिंग के कुछ कुछ महारथियों का रिजल्ट्स है आज, राइट। तो वी विल डेफिनेटली वेरी वेरी क्लोजली वॉच एंड अंडरस्टैंड हाउ द बैंकिंग, मतलब SDFC का तो रिजल्ट में थोड़े से वी हैव सीन द हाउ मार्केट रिएक्टेड, होपफुली लेट्स सी हाउ दीज रिजल्ट्स बेसिकली कम, ठीक है। नॉलेज सेक्शन करना है, ठीक है। वैसे तो मतलब आई वॉज नॉट वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टुडे बिकॉज आई डेंट एक्सपेक्ट कि मार्केट्स आज ओपन होंगे फ्रैंकली, या सो आई होप दैट यू कैन सी दिस इमेज। सो बेसिकली ये शेयर की थी आई थिंक रितेश जैन जी हैं, एक इज़ अ कैनेडाज वन ऑफ द फंड मैनेजर एज वेल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, मेरे को लगा कि ये आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। रात को ही पढ़ रहा था मैं इसके बारे में, तो मतलब उन्होंने मतलब ये जो चीज़ हो रही है ना मेक इन इंडिया, तो एक मतलब आफ्टर कोविड वन थिंग हैज़ चेंज्ड इज़ कि देयर इज़ लॉट ऑफ फोकस ऑन प्रोटेक्शनिज्म, मतलब जो मेन इंडस्ट्री हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज डोंट वांट टू गिव दैट इंडस्ट्री आउट टू स्पेसिफिकली चाइना, राइट। तो चाइना कोविड के बाद जो है US और चाइना का फिर से मतलब जो चीज़ें रही, और काफ़ी बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ $1 ट्रिलियन का बाय दिस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। तो उसमें गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई विच ही हैज शेयर्ड सम स्निपेट्स। तो उन्होंने कहा कि जो $1 ट्रिलियन का मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, तो मतलब आप देखो कि US में क्या चल रहा है, मतलब इंडिया की हम बात करते हैं ना मेक इन इंडिया, तो मैं US में भी बता रहा हूँ। और ये चीज़ जो है बैटरी के वगैरह, तो उसके बारे में बस बेसिकली इट्स जस्ट एनालॉजी आई एम ट्राइंग कि सच ए इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दिस इज। तो $500 बिलियन की मेगा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन $1 बिलियन साइज जो है वो ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है। तो दीज इंक्लूड सेमीकंडक्टर प्लांट $222 बिलियन के, तो सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप हो रहे हैं US में। सेमीकंडक्टर, राइट, तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा मतलब आप गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है हमेशा भी याद रखना चाहिए। गवर्नमेंट जहाँ फोकस करती है वो स्टॉक, उन सब स्टॉक्स और उन सब कंपनीज उन सेक्टर को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर में $222 बिलियन दे आर करंटली इन्वेस्टिंग, मतलब वहाँ सेटअप हो चुका है, स्टार्ट हो रहे हैं प्लांट। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी $114 बिलियन, US का स्केल अलग होता है, ठीक है। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स $86 बिलियन, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि एक्सपेक्ट अ रेनेसा इन अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इंक्रीज इन इक्विपमेंट ऑर्डर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट दिस ईयर, ठीक है। तो आप समझिए, राइट। एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटी सबसेट ऑफ अनाउंस प्रोजेक्ट दैट हैव ऑलरेडी ब्रोकन ग्राउंड फ्रॉम इज ऑन ट्रैक टू मोर देन $80 बिलियन इन बोथ 2022-23 कंपेयर टू $23 बिलियन पर ईयर बिटवीन 2011 to 2021, ठीक है। तो वो हो रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और मेगा प्रोजेक्ट्स को इक्विपमेंट ऑर्डर्स वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट्स जो है लंबे होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप में 36 से 60 मंथ्स, 3 से 5 साल लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें समझनी है कि ये इसमें टाइम लगेगा ये सबको शो करने में ऑन द स्किल। बट व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू इज़ कि ये जो प्रोटेक्शनिज्म है ना, ये जो हम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी जो ये कर रही है, जो सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस, राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करने पे फोकस, या कोल पे ज़्यादा फोकस ज़्यादा देन क्रूड ऑयल, राइट। तो ये चीज़ ये ग्लोबल ट्रेंड है, राइट। एवरीवन वांट्स टू डू इट, एवरीवन कैन नॉट डू इट, वो अलग चीज़ है कि भाई सबके पास उतना स्केल नहीं है, सबके पास उतना पैसा नहीं है, सबके पास उतना स्किल सेट भी नहीं है ह्यूमन रिसोर्स का, तो एवरीवन कैन नॉट डू इट। बट जो कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो करना चाह रहे हैं या कर सकते हैं, जो भी थोड़ी बहुत विलिंगनेस है पॉलिटिकल, वो भी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में, तो देयर इज़ मोर एंड मोर दिस विच विल हैपन। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें भी, तो इंडिया इज़ ब्लेस्ड कि हमारे पास खुद कंज्यूमर है, खुद का डिमांड है, और हम मैन्युफैक्चरिंग भी करें तो डिमांड भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सिमिलरली US के पास तो डिमांड है ही, तो मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करें तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड फॉर देम एंड नॉट गुड फॉर हुम, जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। आई होप दैट ये आपको इंटरेस्टिंग लगा, छोटा सा ही करा क्योंकि टाइम आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, जय हिंद।